तो स्वागत है फिर से आप सभी का एसजी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और आज यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिकली जो है एसिड बेस इम्बैलेंस। ठीक है, कि बॉडी के अंदर जो है एसिड बेस का जो है इम्बैलेंस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ाने के लिए मैं जो है सबसे पहले आपको जो है बेसिक से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो होता है वो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अपन जो है एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए अपन जो है पूरा एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एसिड और बेस ये दो चीज़ क्या होती है। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ कि नॉर्मली जो है अपन एक चीज़ पढ़ते हैं पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल क्या होती है। ठीक है, ये जो पीएच स्केल जो होती है, सबसे पहले पीएच का मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे मैंने दो सब्सटेंस लिखे, एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस। तो जो एसिड और जो बेस होता है, ठीक है, एसिड और बेस दोनों जो होते हैं वो हाइड्रोजन की कितनी पावर को कंडक्ट करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि कौन हाइड्रोजन को कितना कंडक्ट करके रखता है, वो जो चीज़ होती है वो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। और उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, एक स्केल है जिसका नाम होता है पीएच स्केल, और वो स्केल ये डिसाइड करती है कि कितने नंबर वाला जो होता है वो एसिड होता है और कितने नंबर वाला जो है वो बेस होता है। ठीक है, अब ये सारा सुन के लगता है किसी के दिमाग में खिचड़ी पक गई होगी, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ सारा क्लैरिफाई करके कि होता कैसे। ठीक है, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है एक स्केल बना के बता देता हूँ। एक स्केल होती है जो कि शुरू होती है 0 से और एंड होती है 14 पे, यानी कि 14 पे। ठीक है, 14 पे एंड होती है, और ये जो स्केल होती है ये शुरू होती है आपके कितने 0 से, 0 मार्क से शुरू होती है, 14 पे ख़त्म होती है। ठीक है, और अगर मैं 14 का भाग अगर 2 में दूँ, डिवाइड करूँ, तो यहाँ आता है 7। 7 पे ये स्केल क्या होती है, डिवाइड होती है। एट द नंबर 7, 7 नंबर पे ये क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका एसिड और बेस इन दोनों का चैप्टर जो होता है वो पीएच स्केल के बेस पे क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ पीएच क्या होता है। पीएच का मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कोई भी दो जो सब्सटेंस होते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस, ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन की कितनी पावर को कंडक्ट करते हैं, उस चीज़ को अपन किसके ऊपर रखते हैं, स्केल के ऊपर रखते हैं। और वो स्केल जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पीएच स्केल जो होती है वो कैसे होती है, इसको अपन पीएच स्केल क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, एक स्केल होती है जो कि शुरू होती है 0 से लेके 14 तक, और बीच वाला नंबर कितना होता है, इसका 7 होता है। 7 जो होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी अपन कहते हैं कंसंट्रेशन जो होती है, यानी कि एसिडिक होती है बेसिक, तो वो क्या होती है, दोनों के बीच की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो 0 से 7 के बीच में आता है, कहाँ से, 0 से 7 के बीच में, 0 to 7, उसको अपन बोलते हैं एसिड, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। और एसिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इट कंडक्ट मोर पावर ऑफ इट कंडक्ट मोर पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट कंडक्ट मोर पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो एसिड होता है उसके पास क्या होती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जितने भी एसिड होते हैं उनको अपन H+ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, H+ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो इस स्केल पे कहाँ पे आते हैं, 0 से 7 पे क्या आता है आपके, एसिड आते हैं। ठीक है, और आगे जो होते हैं आपके 7 to लेके 14, 7 to 14, 7 से 14 पे क्या आता है आपके, बेस आते हैं, क्या आते हैं, बेस आते हैं। ठीक है, और बेस जो होते हैं वो में से क्या आता है, OH माइनस से क्या होता है, इंडिकेट होते हैं। आपके एसिड जो होते हैं वो H+ से इंडिकेट होते हैं OH, और बेस जो होते हैं वो क्या होता है, OH माइनस से इंडिकेट करते हैं। ये एक जो होती है वो एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आपने लगभग 6 से लेके जो है आपकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी 6 से लेके 12 तक जो है ये सारी चीज़ें आपने जो है वो पढ़ रखी होगी। ठीक है, लेकिन मेडिकल के अंदर ये कहाँ यूज़ आते हैं और कहाँ यूज़ नहीं आते उसके बारे में अपन जो है यहाँ डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बेसिक प्रारूप बता देता हूँ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके क्या होता है, एसिड और बेस होता है। ठीक है, कि एसिड क्या होता है 0 से 7 तक होते हैं, और बेस क्या होता है इसी स्केल पे कहाँ से होता है, 7 से 14 पे क्या होता है आपके बेस आता है। ठीक है, फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें अपन पढ़ते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो लाल के अंदर चेंज होता है, ये सारे अपने काम की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या होता है, एसिड और बेस हो गया। ठीक है,
0 से 7 और 7 to 14 हो गया। 7 वाला हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि 7 से जिसकी जो pH होती है वो 7 से 0 की तरफ बढ़ती है, वो उतना क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। ठीक है, किसी की pH जो थी 6.5 है, ठीक है, और किसी की 3 है, तो 3 वाला जो है वो क्या, मोर एसिडिक है देन द 6.5। 6.5 से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, 3। यानी जितनी 0 की तरफ बढ़ेगी, जितनी pH घटेगी, जितनी कम होगी, उतना ही क्या होगा, मोर एसिडिक। और जितनी pH बढ़ेगी, pH क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ इस साइड में अगर pH जा रही है तो वो क्या हो रही है, pH स्केल पे उसकी pH क्या हो रही है, घट रही है। pH जितनी भी घटती है वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता है। और जब भी pH क्या होती है, बढ़ती है, pH क्या होती है, इंक्रीज होती है, 7 से 14 की तरफ आ रही है, ये 7 है, यहाँ से 14 की तरफ आ रही है, तो क्या था, मोर एल्केलाइन होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मोर एल्केलाइन बोलते हैं, या उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं, या उसको अपन बेस भी बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। मोर बेसिक है ये सब्सटेंस, क्या, मोर बेसिक है। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो अभी जो अपन ने डिस्कस किया बेसिकली, वो एसिड बेस इम्बैलेंस को शुरू करने से पहले जो है अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया कि नॉर्मली जो है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और यहाँ पे जो है वो पीएच स्केल क्या होती है। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये तो आपके एसिड बेस और पीएच वगैरह हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है मैं ये रफ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आगे। तो ये अपन ने जो है आज अभी जो है एक बार पीएच के बारे में जो है एसिड बेस शुरू करने से पहले जो है अपन ने पीएच और नॉर्मली जो आपकी जो पीएच स्केल क्या होती है उसके बारे में जो है अभी अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, वो ये होता है कि अगर अपन एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये एसिड इम्बैलेंस जो होता है ये बेसिकली होता कहाँ है। तो ये जो चीज़ जो होती है वो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके पीछे जो होती है वो बहुत से फैक्टर होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो होती है वो अलग अलग मायनों के अंदर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब मैं इसको शुरू करने से पहले जो है एसिड बेस इम्बैलेंस जो होता है उसको टेस्ट करने के लिए अपन, उसको चेक करने के लिए क्या, तो बॉडी के अंदर उस चीज़ को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जो है एक टाइप का टेस्ट करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एबीजी एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो टेस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उस एबीजी एनालिसिस जो टेस्ट होता है, ठीक है, इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके बारे में जो है अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको दो मेजर चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, एक होती है पल्स ऑक्सीमेट्री, एक अपन नॉर्मली पढ़ते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, दूसरा होता है, एक हो गया पल्स ऑक्सीमेट्री, दूसरा होता है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस, ये इम्बैलेंस पढ़ने से पहले अपन इन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि इन टेस्ट के जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपका जो ये वाला टेस्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, एबीजी एनालिसिस। इस टेस्ट के अंदर कुछ जो आंकड़े होते हैं, वो जो आंकड़े होते हैं जब उनके अंदर इम्बैलेंस होता है तभी यहाँ पे जो है एसिड बेस इम्बैलेंस की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, तो पहले इनके बारे में पढ़ते हैं ताकि वो जो आगे वाली चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पल्स ऑक्सीमेट्री। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है मैंने, पल्स ऑक्सीमेट्री और एबीजी एनालिसिस। अब होता क्या है, ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री जो है बेसिकली जो है आपने कोविड के टाइम जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जो कि अपन जो है अपना सैचुरेशन लेवल जो होता है SpO2 लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है SpO2 लेवल जिसको अपन बोलते हैं, जो कि नॉर्मली अगर अपन देखें तो होता है 90 to 100% जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, 90 to 100% जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसको चेक करने के लिए अपन पल्स ऑक्सीमेट्री का जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, उसका अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में जो है आपको पल्स ऑक्सीमेट्री की एक इमेज भी शो हो रही होगी, तो उस पल्स ऑक्सीमेट्री का जो है अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पल्स ऑक्सीमेट्री का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो SpO2 है यानी कि सैचुरेशन पर ऑक्सीजन, आपकी बॉडी के अंदर जो है सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो चेक करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बॉडी के अंदर जो पल्स चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, उसको भी अपन काउंट करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो है इसको आपकी क्या करती है, आपकी जो स्किन होती है उस स्किन के कॉन्टैक्ट में जो है
स्किन के कांटेक्ट में लगा दिया जाता है और स्किन के अंदर की साइड में जो ब्लड होता है वहाँ से ये क्या करता है, रीडिंग करके और आसपास की जो भी डेटा होता है ये क्या करता है, उन यानी कि बेसिकली क्या करता है, इसको अपन क्या करता है, जैसे स्किन के ऊपर लगा दिया, ठीक है, ये अगर पल्स ऑक्सीमेट्री है और इसको मैंने इस फिंगर के अंदर लगा दिया, तो ये जो फिंगर के जो सराउंडिंग जो स्किन है, इसके अंदर की जो टिश्यू और ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे क्या सैचुरेशन चल रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। बेसिकली जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन है वो कौन शो करता है, आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री शो करता है, ठीक है। और दूसरा होता है एबीजी एनालिसिस, जिसको अपन, मैं अगर फुल फॉर्म लिखूँ तो बोलते हैं अपन आर्टेरियल, यानी कि आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। ये क्या होता है, नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव का मीन्स क्या होता है, एक होता है इन्वेजिव, एक होता है नॉन इन्वेजिव। अगर आपको बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट देने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए अगर अपन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो इन्वेजिव है। उसके अंदर क्या की जा रही है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर की जा रही है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, उसी अगर साइड में किसी पेन को कम करने के लिए मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लोशन लगा दे रहा हूँ या कोई भी ट्यूब लगा दे रहा हूँ, तो वो क्या है, मतलब नॉन इन्वेजिव। और इन्वेजिव का मीन्स सिंपल सा यही है कि इन्वेजिव के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, और नॉन इन्वेजिव के अंदर क्या करता है, किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर बिना इंसर्ट करवाए उस चीज़ की क्या करते हैं, अपन रेडिंग कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पल्स ऑक्सीमेट्री है जिसको अपन क्या कर देते हैं, नॉर्मली इस फिंगर के ऊपर लगा देते हैं और वो आपकी पल्स और आपकी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना वो शो कर देता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, आपका एबीजी एनालिसिस है। ये क्या होता है, ये होता है इन्वेजिव, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेजिव है। इन्वेजिव क्या करता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं और उस इंजेक्शन को क्या करते हैं, बेसिकली जो है आपकी बॉडी के अंदर 3 मेन साइट होती है। फर्स्ट होती है ये वाली जिसको अपन बोलते हैं रेडियल, ये होती है आपकी रेडियल आर्टरी। दूसरी होती है ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी और तीसरी होती है आपकी फीमोरल आर्टरी। इन 3 जगहों पे क्या करते हैं आप जो है रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन को बॉडी के अंदर जो है, इंजेक्शन को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उससे क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल निकालते हैं। तो ये क्या है, इन्वेजिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, इंजेक्शन जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो अब पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में मैंने बता दिया। तो जब भी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तब अपन पल्स ऑक्सीमेट्री का कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एसिड बेस इम्बैलेंस जो होता है वो उसके लिए हमेशा करेक्ट डाटा कहाँ से लिए जाते हैं, आपकी ब्लड रिपोर्ट के थ्रू लिए जाते हैं। और ब्लड रिपोर्ट के अंदर भी जो आपकी जो आर्टेरियल ब्लड रिपोर्ट होती है, यानी कि जो आपका जो प्योर ब्लड होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्योर ब्लड, जो कि हार्ट से निकलता है और बेसिकली जो होती है आपकी आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है, वहाँ से अपन क्या करते हैं, किसी भी जो है ब्लड सैंपल को निकालते हैं, वो आपको क्या करता है, एकदम जो एक्चुअल रीडिंग होती है और जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है वो देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पल्स ऑक्सीमेट्री का एसिड बेस के अंदर कभी मोस्टली यूज़ करते ही नहीं है। यहाँ पे अपन यूज़ किसका करते हैं, एबीजी एनालिसिस का करते हैं। ये दोनों चीज़ें कंपैरेटिवली मैंने इसीलिए बताई ताकि इन दोनों के बीच जो फ़र्क है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एबीजी एनालिसिस पे। एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। अब आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस का मीन्स है कि आर्टरी के अंदर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी इंजेक्शन को क्या कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, ब्लड के अंदर से गैस का सैंपल लेके क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। गैस क्या, बेसिकली आपको अगर वहाँ पे किसी भी पर्सन का अगर सैचुरेशन देखना है तो वो गैस ही होगी। O2 गैस है, CO2 गैस है, इनका अगर सैचुरेशन देखना है तो ये क्या है, गैस है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस बोलते हैं या एबीजी एनालिसिस बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक टाइप का इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इंजेक्शन को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो है इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वहाँ से क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल निकाला जाता है, ठीक है। अब ये एबीजी एनालिसिस होता कैसे है, इसके बारे में जो है अपन डीप डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से अपन जो है ऐसे कौन कौन से जो पैरामीटर होते हैं उनको अपन चेक करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए, ठीक है। फिर अपन आगे शुरू करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। तो एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म मैंने बता दी। एबीजी एनालिसिस होता क्या है
ये मैंने आपको बता दिया। अब करते क्या है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, सबसे पहले उसको अपन बोलते हैं एलन टेस्ट। क्या बोलते हैं? एलन टेस्ट। एबीजी एनालिसिस का ये एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली जो है किसी भी पर्सन की जो होती है अल्नार आर्टरी जो होती है आपकी बॉडी के अंदर जो है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एबीजी के अंदर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एबीजी के अंदर जो है 3 साइड जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है जहाँ से अपन ब्लड सैंपल निकालते हैं। ठीक है, 3 साइड कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है आपकी रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, और थर्ड नंबर जो होती है उसको अपन बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। कौन सी होती है? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ पे ये 3 जो होती है वो बेसिकली होती है, इन तीनों से ही अपन क्या करते हैं, आपकी जो है आर्टरी से क्या करते हैं अपन ब्लड का सैंपल निकालते हैं। तो रेडियल आर्टरी कहाँ होती है? ये जो आपका थंब साइड होती है, ये जो आपका थंब होता है, थंब वाली जो साइड होती है, हैंड के अंदर जो थंब वाली साइड होती है, यहाँ पे होती है आपकी रेडियल आर्टरी। ये कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी। ठीक है, अगर आप कभी यहाँ पे पल्स फील करोगे तो जो आपको डीप पल्स जो फील होती है वो होती है रेडियल आर्टरी की। तो ये होती है रेडियल आर्टरी। फिर ये हो गई आपकी ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, जो कोनी जो होती है, कोनी के पास आपकी कौन सी होती है? ब्रेकियल आर्टरी। और नीचे की साइड में जो आपका जो पेल्विक एरिया जो होता है, जहाँ पे आपकी फीमर बोन आके जुड़ती है, वहाँ पे कौन सी होती है? आपकी फीमोरल आर्टरी होती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे रेडियल आर्टरी होती है, सेकंड पे ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी होती है। ठीक है, अब एबीजी एनालिसिस के अंदर अपन जो इंजेक्शन जो डालते हैं, बेसिकली उस इंजेक्शन को हमेशा मोस्टली अपन क्या करते हैं, 45 से अप लेवल, यानी कि 45 से लेकर 90 डिग्री अपन क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री से 90 डिग्री पे उसको क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है, और डीप इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि सुपरफेशियल जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कौन सी होती है? वेन्स होती है, और डीप में कौन सी होती है? आर्टरीज होती है। तो आर्टरीज का सैंपल लेने के लिए अपन क्या करते हैं? हमेशा डीप में डालते हैं। ठीक है, डीप में इंजेक्शन को अपन क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। और हमेशा एक और चीज़ होती है कि हमेशा जब भी अपन आर्टेरियल ब्लड एबीजी का सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेने के बाद जब भी अपन इंजेक्शन को क्या करते हैं? वापस बाहर निकालते हैं, तो हमेशा वहाँ पे क्या करते हैं? कॉटन रोल को 5 to 10 मिनट तक अपन क्या करते हैं? उस साइड को क्या करते हैं? जहाँ से अपन ने सैंपल निकाला उसको क्या करते हैं? टाइट जो है वो कंप्रेस करके रखते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो ब्लड क्या होता है? डायरेक्ट आपकी आर्टरी से निकाला होता है, और आर्टरी पे हमेशा क्या होता है? डायरेक्ट जो है हार्ट का प्रेशर आता है, और जिस जगह पे हार्ट का प्रेशर आता है उस वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर भी क्या होता है? नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ पे आप प्रेस करके नहीं रखोगे तो पेशेंट के जो है ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मैंने आपको एबीजी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एलन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एलन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली जो किया जाता है वो होता है टू चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नार आर्टरी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एबीजी एनालिसिस के अंदर जो एलन टेस्ट होता है वो क्यों करते हैं। ठीक है, वो किसकी पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के गलत होता है, क्योंकि वो हमेशा रेडियल आर्टरी करके आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एलन टेस्ट जो होता है वो होता है टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी, टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। ठीक है, अब ये रेडियल और ये अल्नार ये क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आपका थोड़ा जो है वो कन्फ्यूजन दूर करता है अभी कि रेडियल क्या होता है और अल्नार क्या होता है। ठीक है, ये एक ह्यूमन हैंड है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये मेरा हैंड है। ठीक है, तो ये थंब वाली साइड हो गई, ये कौन सी होगी? थंब वाली साइड हो गई। इस थंब वाली साइड, ये जो थंब वाली साइड होती है यहाँ पे हमेशा क्या होती है? यहाँ पे होती है रेडियल आर्टरी। ये जो थंब वाली साइड होती है यहाँ पे क्या होती है? रेडियल आर्टरी होती है डीप के अंदर। और ये जो आपकी जो लिटिल फिंगर वाली जो साइड होती है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है आपकी अल्नार आर्टरी। क्या होती है? अल्नार आर्टरी। तो यहाँ पे जो होती है आपकी वृष्ट पे, यहाँ पे क्या होती है? रेडियल आर्टरी, यहाँ पे क्या होती है? अल्नार आर्टरी। ठीक है, अब अपन एलन टेस्ट करते कैसे हैं कि एलन टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं कि नॉर्मली जो है उसकी जो फिस्ट होती है, यानी कि जो फिस्ट आपकी जो मुट्ठी होती है उसको क्या करना है? टाइटली क्या करना है? क्लोज करना है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं? ये रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी इन दोनों को अपन क्या करते हैं? फील करके टाइटली क्या करते हैं? उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, उसको टाइटली क्या करते हैं? अपन प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या करते हैं? पेशेंट को बोलते हैं कि उसको उसकी जो फिस्ट है यानी कि जो मुट्ठी है उसको क्या करना है? 2-3 बार खोलना और बंद करना, ओपन और क्लोज करना, ओपन और क्लोज करना। उसके बाद उसको क्या करना है? टाइटली जो है वो क्लोज करके रखना है। फिर अपन नॉर्मली क्या करते हैं?
अपन को यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि टू चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नार आर्टरी, यहाँ पे अपन को पेटेंसी किसकी चेक करनी है, एलन टेस्ट के अंदर यहाँ पे अपन को पेटेंसी चेक करनी है अल्नार आर्टरी की, अल्नार आर्टरी की, क्योंकि अपन सैंपल कहाँ से निकालते हैं, रेडियल आर्टरी से निकालते हैं। अब क्यों करनी वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अपन को पेटेंसी कहाँ चेक करनी है, अल्नार आर्टरी की। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, प्रेशर कहाँ से हटाते हैं, अल्नार आर्टरी से अपन क्या करते हैं, प्रेशर हटाते हैं और फिस्ट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखो यहाँ पे इसका जो बेसिक जो पर्पस होता है, ठीक है, एबीजी एनालिसिस के अंदर एलन टेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो फर्स्ट होता है टू चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नार आर्टरी। मीन्स क्या होता है कि आपके हैंड के अंदर दो ब्लड वेसल्स जो है वो डीपली जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है, एक रेडियल और एक अल्नार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इस टेस्ट के अंदर क्या करते हो, रेडियल को पंक्चर करते हो, ठीक है। और पंक्चर करने के बाद क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब आप किसी भी ब्लड वेसल्स को पंक्चर करते हो तो वहाँ पे इंजरी होने के भी चांस रहते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने उसको इंजर कर दिया और मान लो वहाँ पर जब आपने पंक्चर किया सैंपल निकालने के लिए और वो अगर ब्लड वेसल्स इंजर हो गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं बंद नहीं हो जाए। यानी कि अपन चेक क्या करते हैं कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करने की अल्नार आर्टरी जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर अल्नार आर्टरी अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर रही है तो रेडियल से सैंपल निकालने में अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर अपन रेडियल से सैंपल निकालते हैं और कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है बाई चांस, ठीक है, इंजरी भी हो जाती है, तो अल्नार आर्टरी क्या करेगी, आपके हैंड को प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो करती रहेगी। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एलन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमेशा पेटेंसी चेक किसकी करते हैं, अल्नार आर्टरी की करते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक जो है पर्पज होता है। अब अपन यहाँ पे करते क्या, जैसे ही उसको अल्नार आर्टरी से प्रेशर हटाते हैं, रेडियल को कंप्रेस करके रखते हैं और फिर उसको फिस्ट को ओपन करवा देते हैं, जिससे क्या होती है, अगर 6 से 7 सेकंड के अंदर क्या होती है, पूरी आपकी जो फिस्ट होती है, ठीक है, आपको पता है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो पूरा हाथ जो है वो ऐसा होता है येलो येलो कलर का हो जाता है। और जब जैसे ही इसको यहाँ से प्रेशर हटाओगे, यहाँ से वापस रेडियल की ब्लड सप्लाई जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगी, पिंकनेस जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अगर 6 से 7 सेकंड के अंदर जो है अल्नार से प्रेशर हटाने के बाद क्या होता है, पिंकनेस रिटर्न हो जाती है, तो इसका मीन्स क्या है, आपकी अल्नार आर्टरी जो है वो प्रॉपरली क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई हैंड के अंदर कर रही है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेडियल आर्टरी से जो है एबीजी एनालिसिस के लिए जो है वो सैंपल निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका एलन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका एलन टेस्ट होता है। एबीजी एनालिसिस क्या होता है ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया। एलन टेस्ट क्या होता है ये बता दिया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड का सैंपल लेते हैं तो वहाँ पे एक दो चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप सैंपल ले रहे हैं तो वहाँ पे सैंपल लेने के लिए हमेशा आपको किसका यूज़ करना है, सैंपल लेने के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है 2 ml की जो है हेपेरिनाइज्ड सिरिंज जो होती है, हेपेरिनाइज्ड सिरिंज होती है, ठीक है। जो कि नॉर्मली क्या होती है, कुछ ऐसी सिरिंज होती है जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होती है, जो कि हेपेरिन के साथ ही आती है 2 ml की, और कुछ सिरिंज नहीं होती है। तो फिर अपन क्या करते हैं, 2 ml की सिरिंज लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है आप जो है हेपेरिन जो है उसके अंदर लोड कर लेते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि हेपेरिन क्या होता है, एक टाइप का एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट का मीन्स क्या होता है कि वो ब्लड को क्या करता है, जल्दी क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। और चूंकि ये ब्लड कौन सा है, आर्टेरियल ब्लड है, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो उसको क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हेपेरिनाइज सिरिंज लेते हैं और उस हेपेरिनाइज सिरिंज से अपन को क्या करना है, सैंपल निकालना है। कभी भी सैंपल निकालने के बाद आपको हेपेरिन नहीं डालना है, आपको या तो पहले से ही हेपेरिनाइज सिरिंज लेनी है या फिर उस सिरिंज को हेपेरिन के अंदर लोड करना है, और लोड करने के बाद ही आपको क्या करना है, वहाँ से ब्लड सैंपल लेना है। अब आपने हेपेरिनाइज सिरिंज से ब्लड सैंपल लिया, लेने के बाद उसको क्या करना है, सैंपल को हमेशा ही क्या करना है, एक आइस पैक जो होता है उस आइस पैक पे रखना है, और आइस पैक पे रखने के बाद आपको क्या करना है, क्विकली क्या करना है, आपकी जो भी आपकी जो लैब होती है वहाँ पे उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। उसको जो है आपकी जो जहाँ पे आपका पेशेंट है, जहाँ पे आपका जो वार्ड होता है, वहाँ पे उस सैंपल को वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रोक के नहीं रखना है। लेने के बाद उसको हाथों हाथ क्या करना है, उस आइस पैक पे रख के क्या करना है, आगे जो है लैब के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपका एलन टेस्ट हो गया और एबीजी एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एबीजी एनालिसिस के अंदर जो है अपन बेसिकली कौन कौन से ऐसे जो है डेटा जो होते हैं जिनको अपन चेक करते हैं, ठीक है, जिनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और जो कितने एबनॉर्मल होते हैं तो वहाँ पे एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, और कितने एबनॉर्मल होते हैं तो वहाँ पे जो है वो बेसिक आपके जो है एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन अपना जो है मेन जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अपन जो है वो डेटा की बात कर रहे हैं कि एबीजी एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, जब अपन एबीजी एनालिसिस यानी आपने सैंपल निकाला, ये सब कर दिया,
लैब के अंदर भेज दिया। अब जब लैब के अंदर उस सैंपल की स्टडी हो रही है, तो जब लैब के अंदर किसी भी सैंपल की स्टडी होती है तो सैंपल के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जो सैंपल, जो ब्लड का सैंपल आपने भेजा है वहाँ पे वो लैब वाले क्या डिस्कस करें, यानी कि क्या उसके अंदर जो है फाइंडिंग आपको देंगे, कि उस फाइंडिंग को मैं यहाँ पे जो है वो लिख के बताता हूँ। तो उसके अंदर वो क्या क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले वो क्या चेक करेंगे, वहाँ पे जो है PCO2 का लेवल क्या है, ठीक है, वहाँ पे क्या है PCO2 का लेवल क्या है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो होता है 35 to 45 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, PCO2 का लेवल क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। दूसरा होता है PO2, इतना वैल्यूबल नहीं है, मैं पहले वैल्यूबल चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड होती है आपकी pH, सेकंड होती है आपकी pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। नॉर्मल pH कितनी होती है, 7.35 to 7.45, ये आपकी नॉर्मल pH होती है, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे जो डेटा होता है वो होता है HCO3 का। सबको पता होगा HCO3 क्या होता है, ठीक है। HCO3 अपन किसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होता है, बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो होता है 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो तीन जो डेटा होते हैं, PCO2, pH और HCO3, ये बेसिकली जो है एबीजी एनालिसिस की जो है, एबीजी एनालिसिस की जो प्रॉपर फाइंडिंग होती है कि उस पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हुआ है, एल्कलोसिस हुआ है, या कौन सी कंडीशन हुई है, मेटाबॉलिक हुआ है, रेस्पिरेटरी हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती वो यानी कि इनमें से जो है वो कौन सी कंडीशन हुई, ये तीन फाइंडिंग आपको जो है एबीजी एनालिसिस के अंदर बेसिकली चेक करनी होती है, मेनली चेक करनी होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है, तो इसके अलावा जैसे आपका PO2 का लेवल हो गया, जो कि होता है आपके 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है, 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है। साथ में आपका जो SpO2 जो अपन नॉर्मल चेक कर रहे थे वहाँ पे वो भी आ जाएगा, 90 to 100% आ जाएगा, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो अपन किसके अंदर चेक करते हैं, आपकी जो एबीजी एनालिसिस होती है उसकी जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी आपकी फाइंडिंग जो कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, ये सारी नॉर्मल है। अब ये एबनॉर्मल होके कौन सी कंडीशन कॉज करती है वो अपन क्या करेंगे, अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब अपना जो है मेन जो टॉपिक है, इतने टाइम मैंने आपको क्या समझाया कि नॉर्मली जो है पीएच क्या होती है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल के आधार पे अपन एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसके अंदर जो है एसिड के अंदर जो है H+ की हमेशा जो है कंसंट्रेशन होती है और उसके अंदर उसको अपन OH- से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने जो है एबीजी एनालिसिस यानी कि दो डेटा के बारे में डिस्कस किया, एक पल्स ऑक्सीमेट्री, दूसरा एबीजी एनालिसिस। फिर एबीजी एनालिसिस को डिस्क्रिप्टिव के रूप में पढ़ा कि एबीजी एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। क्यों एबीजी एनालिसिस मैंने पहले क्यों पढ़ाया, ताकि आपके माइंड के अंदर रहे कि जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले टेस्ट कौन सा करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी आती है, क्योंकि जब वैल्यू माइंड के अंदर रहती है तो आगे जो प्रोसेस हो रही है वो भी आपको क्या होगी, ईजिली जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं एबीजी एनालिसिस के बाद अपन शुरू करते हैं अपना मेन जो टॉपिक है जिसका नाम है एसिड बेस इम्बैलेंस। चलो, तो एसिड बेस इम्बैलेंस जो हो गया, ठीक है। अब एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर भी जो है दो इम्बैलेंस की कंडीशन आती है, ठीक है। बॉडी के अंदर दो टाइप का जो है एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी, कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी। और दूसरा जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक, कौन सा होता है, मेटाबॉलिक। दूसरा होता है मेटाबॉलिक, फर्स्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी। दो टाइप के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं, फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी, दूसरा होता है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी जो होता है इसके अंदर दो कंडीशन होती है, ठीक है। एक के अंदर होता है एसिडोसिस, एक के अंदर क्या हो जाएगा एसिडोसिस, और एक के अंदर हो जाएगा एल्केलोसिस। कौन सा हो जाएगा, एल्केलोसिस। ये आपके बेस से रिलेटेड है, कौन सा, बेस से रिलेटेड है, ये आपका एसिड से रिलेटेड एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक के अंदर भी सेम दो चीज़ें होती है जिसका नाम होता है एसिडोसिस, एक होती है एसिडोसिस, एक होती है आपकी एल्केलोसिस। एक कौन सी होती है आपकी, एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी के अंदर एसिडोसिस, एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक के अंदर भी एसिडोसिस और एल्केलोसिस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है कि रेस्पिरेटरी के अंदर एसिडोसिस कब होता है, ठीक है, और उसके अंदर कब होता है ये पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि डेटा कैसे एबनॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है। और
जब रेस्पिरेटरी का एल्कलोसिस होता है तो उसके अंदर क्या डेटा आता है, ठीक है, उसके बारे में जो है अपन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैंने लिखा एसिडोसिस, तो सबके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि वो क्या रहा है, यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस के अंदर हमेशा क्या होता है, मैंने आपको शुरू से ही बताया कि हमेशा पीएच क्या होती है, 7 से 0 की तरफ बढ़ती है, किधर 7 से 0 की तरफ, यानी पीएच क्या होती है, घटती है। तो एसिडोसिस के अंदर हमेशा क्या हो जाएगा, पीएच जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होगी। पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज देन क्या हो रहा है, वहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है। बॉडी के अंदर जब भी क्या हो रही है, पीएच डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या लिखी कि यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी है। क्या है, रेस्पिरेटरी है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी का मीन्स क्या हो गया कि कंडीशन कौन सी यहाँ पे, रेस्पिरेटरी की है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी का मीन्स यही है कि एसिडोसिस है, पीएच डिक्रीज हो रही है, और रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। किससे, सांस से रिगार्डिंग। और जब भी सांस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें हम मेनली देखते हैं। फर्स्ट होती है आपकी CO2, दूसरी होती है आपकी O2। और जब मैंने ABG का डेटा पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने बताया कि O2 की ABG के अंदर वैल्यू होती है, बट इतनी नहीं होती चेक करने के अंदर जितनी अपनी CO2 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जब pH डिक्रीज होती है तो CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब pH घट रही है तो CO2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब pH घट रही है तो CO2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। दूसरा कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो सेम चीज़ क्या होती है, एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस की कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या होती है, एल्कलोसिस के अंदर क्या होती है, पीएच जो होती है वो 7 से 14 की तरफ बढ़ती है। कहाँ, 7 से 14 की तरफ बढ़ती, ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी जो है पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 7 से 14 की तरफ बढ़ रही, एल्कलोसिस के अंदर क्या होती है आपकी पीएच जो है वो बढ़ जाएगी, 7 से 14 की तरफ बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, एल्कलोसिस के अंदर जो है आपकी जो CO2 का लेवल होता है वो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। CO2 डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारा मेरे को पता है आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन कर रहा होगा, कैसे क्या बढ़ रहा है, कैसे क्या घट रहा है। इसको याद करने की भी एक ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि कहाँ पे पीएच बढ़ रही है, कहाँ पे क्यों घट रही है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या हो रहा है, पीएच एसिडोसिस, देखो माइंड के अंदर रखना, एसिड तो 7 से नीचे की तरफ 0 की तरफ जाएगी, पीएच डिक्रीज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है, CO2, यहाँ पे एसिडोसिस के अंदर CO2 क्या होगी, इंक्रीज होगी। एल्कलोसिस के अंदर CO2 क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे पीएच जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एसिडोसिस सेम चीज़, एसिडोसिस है तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मेटाबॉलिक के अंदर कभी CO2 नहीं आती, मेटाबॉलिक के अंदर आ जाएगा आपका HCO3। क्या आ जाएगा, HCO3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब pH घटेगी तो साथ में आपका क्या हो जाएगा, HCO3 भी घटेगा। और एल्कलोसिस के अंदर क्या होती है आपकी pH जो है वो बढ़ जाती है। तो जब pH बढ़ेगी तो साथ साथ में आपका जो है HCO3 जो होता है, बाइकार्बोनेट होता है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इतना सारा कन्फ्यूजन, बस मैं बोल रहा हूँ इतना याद रखो कि जब एसिडोसिस होता है तो pH घटती है 7 से नीचे, एल्कलोसिस यानी कि बेस बन रहा है तब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो 7 से ऊपर। बस माइंड के अंदर यही रखना, ये याद अभी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सेम चीज़ है। अब ये वाले कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये क्या, ये कैसे याद रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है ROME। इसका एक फॉर्मूला होता है ROME, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, इसको याद क्या रखना है कि ये कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि रेस्पिरेटरी, R से रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, M से मेटाबॉलिक इक्वल, R से रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। ऑपोजिट का मीन्स क्या है कि रेस्पिरेटरी के जो पैरामीटर होते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। जब pH घट रही है तो CO2 क्या हो रही है, बॉडी के अंदर बढ़ रही है, और जब pH बढ़ रही है तो CO2 क्या हो रही है, घट रही है। तो रेस्पिरेटरी का डेटा ये कह रहा है, RO का मीन्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी के डेटा जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक इक्वल। ME का मीन्स क्या होता है, मेटाबॉलिक इक्वल, यानी मेटाबॉलिक जो होते हैं वो इक्वली चलते हैं। जब pH घट रही है तो HCO3 भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब pH बढ़ रही है तो HCO3 भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर दूसरा याद रखने का तरीका कि रेस्पिरेटरी के अंदर हमेशा क्या होती है, CO2 से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ pH के साथ CO2 आ जाएगा। दूसरा HCO3 जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये याद रखोगे तो ये वाला याद रह जाएगा। ROME का जो है वो फॉर्मूला जो है आप अच्छे से एक बार जो है वो देख लेना, ठीक है, कि ROME रेस्पिरेटरी ऑपोजिट होते हैं हमेशा, यानी pH घटेगी तो CO2 बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगी तो घटेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना जो है वो
याद रखना ही है। अब अपन जो है पर्टिकुलर एक एक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। मेटाबॉलिक फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट जो है इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब जो है वो अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो आता है आपका जो है, सबसे पहले अपन जो है रेस्पिरेटरी की कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यही पे मैं ऐसे ही आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन किसकी कंडीशन लेते हैं, रेस्पिरेटरी की कंडीशन लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। RA से समझ जाना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, और ये हो गया आपका, दोनों ही ए ही होते हैं, लिख ही देता हूँ, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा हो गया आपका RA रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पैरामीटर मैंने क्या बताया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होती है, हमेशा pH क्या होती है, डिक्रीज होती है। CO2 बॉडी के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि pH जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, pH जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि आपकी CO2 जो है वो बॉडी के अंदर घट जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की कंडीशंस क्या क्या होगी। एसिडोसिस रेस्पिरेटरी, जब एसिडोसिस हो रहा है तो उसके पीछे बॉडी के अंदर क्या क्या कंडीशन है। जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस है। तो जब एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है तो एसिडोसिस के अंदर अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके बॉडी के अंदर pH घटेगी। pH को साइड रखो, बात करते हैं CO2 पे, बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। बॉडी के अंदर CO2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सोचने की बात है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो माइंड के अंदर जो आता है वो आता है जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, श्वसन तंत्र से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उन सभी प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, आपका एसिडोसिस होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो जितनी भी क्या होता है, ऑल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चाहे आपकी COPD हो गई, एम्फाइसीमा हो गई, एटेलेक्सिस हो गई, ठीक है, और आपके जितने भी आपके लोअर रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चाहे लंग कैंसर ले लो आप, ठीक है, चाहे और जितनी भी जो सीवियर प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपको सांस की तकलीफ होती है, उन सभी के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लंग्स काम नहीं कर रहे, जब लंग्स ही काम नहीं कर रहे तो CO2 क्या होगी, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, और जब CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकली तो CO2 क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। और जब CO2 बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट क्या होगी, pH बॉडी के अंदर घट रही है, और वहाँ पे कंडीशन कौन सी अराइज हो जाएगी, RA रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पहला क्या हो गया, ऑल द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकंड हो गया, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो भी होती है वो आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिगार्डिंग होती है, लंग्स से रिगार्डिंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मोस्टली आपका जो होता है वो होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मान लो जो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी रबड़ जो होता है या जो सिक्का होता है, चॉकलेट होता है, इन सबको क्या कर देते हैं, चॉक कर लेते हैं। ठीक है, उनके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो चीज़ फंस जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। या कोई ऐसा पेशेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है कोई ऐसा पेशेंट जो कि जिसके अपन कह सकते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई है, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर जो है एयरवे ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत से सिक्रेशन जमा हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मरीज या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या है कि आप जो अंदर ले रहे हो वो वापस बाहर क्या हो रही है, बाहर नहीं आ रही है, या जो आपने अंदर ली है वो बाहर नहीं आ रही है। तो जब अंदर गई हुई बाहर नहीं आ रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और pH क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, आपके ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, मोस्टली आपके ब्रेन ट्यूमर कौन सा, स्टेम का। ब्रेन ट्यूमर भी कौन सा, आपका ब्रेन स्टेम का ट्यूमर, यानी कि ब्रेन स्टेम जो होता है ये वाला, जहाँ पे आपका पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, जहाँ पे पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर भी जानते हैं। तो वही अगर काम नहीं कर रहे तो आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं चल रही है, और प्रोसेस नहीं चल रही है तो वहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का ट्यूमर हो सकता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे जो अपन लास्ट जो कंडीशन की बात करते हैं वो होती है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसने एनाल्जेसिक्स खा ली, 2 से 3 जो है नींद की गोलियां खा ली, कोई एनाल्जेसिक खा ली, ठीक है, कोई सेडेटिव्स खा ली, या जिसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली है, बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे ओपियोइड्स, बहुत ज़्यादा जो है ओपियोइड्स का यूज़ कर लिया, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डिप्रेस हो गया, पॉन्स मेडुला ऑब्लिगेटा आपका जो सीएनएस डिप्रेस हो गया, तो वो रेस्पिरेट कर नहीं पाएंगे और उस कंडीशन के अंदर CO2 बढ़ जाएगी, पीएच घट जाएगी, और वहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गई सारी कंडीशन कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कैसे होता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिंपल सा है कि जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी वहाँ पे क्या रहती है कि रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, जैसे COPD वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको रेस्पिरेटरी पोजीशन दो, जिसके अंदर आप उसको हाई फोवलर या आप फोवलर पोजीशन दो, या अपन कह सकते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन दो, जहाँ पे वो इजीली ब्रीथ कर सके। और ऑर्थोपेनिक पोजीशन देने के बाद मैं यहाँ लिख के देता हूँ, उस पेशेंट को सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी पोजीशन, उसको क्या करनी है, पोजीशन देनी है। पोजीशन के अंदर भी आपकी पोजीशन जो होती है वो होती है हाई फोवलर, या मैं बोलूँ तो ऑर्थोपेनिक, ठीक है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन जो होती है, ठीक है, जहाँ पे आप कार्डियक टेबल के ऊपर इस टाइप से बिठाते हैं वो वाली पोजीशन होती है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, वो पोजीशन देनी है। सेकंड प्रायोरिटी होती है आपकी O2 इनहेलेशन। कौन सी होती है, O2 इनहेलेशन। उस पेशेंट को क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है। फिर आप जो है आगे जो भी आपका फिजिशियन होता है उससे आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सक्शन। क्या करोगे आप, सक्शन करोगे। सक्शन एक मशीन आती है, ठीक है, जिससे अपन क्या करते हैं, कोई भी अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर लगा के वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर वगैरह है तो आप उसके अंदर क्या करो, उस पेशेंट को पोजिशनेट करो और ऑक्सीजन दो, और फिर आप आगे जो है वो करो। और अगर ये भी कंडीशन है कि ऐसी किसी चीज़ का कंजप्शन कर लिया है तो आप उसको O2 प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, और उसको जो ईजी पोजीशन दो ताकि इजीली अगर वो ब्रीथिंग कर सके, O2 इनहेलेशन कराओ, फिर आप जो भी है फर्दर मैनेजमेंट जो है वो करो, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे अपन ने जो है रेस्पिरेटरी का जो आपको एसिडोसिस वाला पार्ट जो है वो अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर मैंने बोला कि आप ध्यान सिर्फ CO2 पे दो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होती है, पीएच घट रही है। देखो माइंड में रह जाएगा रेस्पिरेटरी RO, रेस्पिरेटरी ओपोजिट, तो पीएच याद आ रही है कि एसिडोसिस पीएच घट रही है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, जब पीएच घट रही है तो दूसरी और क्या होगी, पीएच क्या हो जाएगी, घट रही है तो CO2 बढ़ेगी। अब CO2 कब बढ़ती है, जब आप बाहर क्या कर रहे हो, CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे क्या हो रही है, CO2 बाहर नहीं निकल रही है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट बना के चीज़ को पकड़ोगे तो वो याद रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस के अंदर यहाँ से ध्यान रखो, पीएच को साइड में रखो, CO2 को पकड़ो। इसके अंदर क्या हो रही है, बॉडी से CO2 जो है वो कम हो रही है। अब एक तो ये देखो, ये पेशेंट है जो कि उसको सांस ही नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक पेशेंट है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसके अंदर जो जितनी भी CO2 उसको बाहर निकाल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ऐसा पेशेंट क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हाइपो वेंटिलेशन वाला पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये किसके अंदर देखने को मिल रही है, ऐसा पेशेंट जो कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, जो कि फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है, किन किन कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलता है, फीवर की कंडीशन के अंदर होता है, बुखार आ गया तो किसी को, पायरेक्सिया हो गया तो देखने को मिलता है, एंजाइटी के अंदर होती है, ठीक है, फिर पेन के अंदर होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो फीवर हो गया, पायरेक्सिया हो गया, एंजाइटी हो गया, पेन हो गया, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी के अंदर तो अपन पढ़ते हैं ना, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ द, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो प्रेगनेंसी होगी। नेक्स्ट हो गया आपके हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया एनीमिया की कंडीशन है,
एनीमिया की कंडीशन है। हाइपोक्सिया का मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू नॉट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, हाइपोऑक्सेमिया, ठीक है। तो हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू है, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर कम है ना, तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, हाइपोक्सिया के पीछे, हाइपोक्सिया जो होता है उसके अंदर पेशेंट क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट करता है, क्योंकि उसको और क्या होती है, और वहाँ पे क्या होती है, जितनी बॉडी के अंदर जो CO2 होती है उसको फास्टली क्या करती है, बाहर फेंकनी होती है और O2 अंदर लेनी होती है। तो ये सारी जो कंडीशन होती है वो रेस्पिरेटरी एल्गोलोसिस को शो करती है, जिसके अंदर पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा, यानी कि फास्ट क्या करेगा, CO2 को बाहर फेंकेगा, O2 अंदर लेगा। फीवर की कंडीशन के अंदर भी देखने को मिलता है, पायरेक्सिया वही फीवर का, पायरेक्सिया भी फीवर के अंदर ही आता है, उसका ही एक टाइप है, ठीक है। एंजाइटी, अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो भी वो क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट करता है, पेन के अंदर करता है, प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल करता है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस जो होता है वो यूट्रस ऊपर आ जाता है तो उसको सांस में दिक्कत होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर O2 नहीं जा पाती, तो वो क्या करती है, वहाँ पे हाइपर वेंटिलेट करती है, ठीक है। हाइपोक्सिया के अंदर करती है, और एनीमिया के अंदर भी जो है वो पेशेंट क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, रेस्पिरेटरी एल्गोलोसिस को शो करती है। अब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्गोलोसिस हो रहा है, मतलब बॉडी से के अंदर CO2 कम हो रही है, pH क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेंटेन कैसे करोगे, pH, CO2 कम हो रही है तो CO2 को कम भी नहीं होने देना है, CO2 का लेवल भी क्या होना है, नॉर्मल होना चाहिए। तो CO2 कम हो रही है मीन्स क्या, CO2 बॉडी से ज़्यादा जो है वो पेशेंट एक्सक्रेट आउट कर रहा है। तो एक्सक्रेट आउट जो CO2 कर रहा है उसको रोकनी कैसे है, तो वहाँ पे आप पेशेंट को क्या बोलोगे, पेशेंट को गाइड करना है कि उसको कुछ टाइम के लिए अपनी जो ब्रीथिंग है वो क्या करनी है, होल्ड करके रखनी है, ठीक है। तो अगर पेशेंट अगर ब्रीथिंग होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वहाँ पे एक और भी मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, उसको ब्रीथिंग होल्ड करवाने के लिए बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है बैग मास्क वेंटिलेशन आता है, जिसके अंदर पेशेंट को क्या करना है, उसको बोलना है कि मुंह पे जो है एक मास्क रखे या कोई भी बैग टाइप रखे, और फिर क्या करे, सांस ले और छोड़े, धीरे धीरे सांस ले और छोड़े। ये वाली जो है इसके अंदर एक जो है मैनेजमेंट की जो है वो टेक्निक होती है, ठीक है। तो आज अपन ने जो है बेसिकली जो है ये सारा जो है इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्गोलोसिस क्या होता है, ठीक है। अब जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में ले ही लूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं अपन जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है वो क्या होता है, उसके पीछे की कंडीशन क्या होती है, उनके मैनेजमेंट क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये जो आपकी जो भी ये जो अपन बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, तो जब आप काम कर रहे होगे क्लिनिकल के अंदर तो उसके अंदर आप ABG रिपोर्ट से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट के अंदर कंडीशन कौन सी है, उस रिपोर्ट को देखकर। तो उस चीज़ से रिगार्डिंग भी अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ट्रिकी पॉइंट जो होते हैं उस रिपोर्ट से रिगार्डिंग, वो भी अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जो है कुछ यहाँ पे बोर्ड पे जो है आपको 3 से 4 MCQ दिखाई देंगे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उस MCQ के क्या करना, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।